नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। स्टूडियो से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ खास बातचीत में आज के खास मेहमान हैं। क्योंकि प्रिंसिपल से रिटायर्ड है तो साथ ही मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, अनेकों विद्यार्थियों को पढ़ाया। लेकिन आज चर्चा करेंगे, चुनाव हो चुका, मतदान हो चुका हरियाणा प्रदेश में 4 जून का सभी को बेसब्री से इंतजार है। चाहे जनता की बात हो या फिर प्रत्याशियों की बात क्यों ना हो, सभी टकटकी लगाए बैठे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हुए हैं। तमाम समीकरणों को खंगाल रहे हैं कि क्या होने वाला है 4 जून को। लेकिन आज हमारे साथ है प्रोफेसर, प्रिंसिपल रिटायर्ड है, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, तो साथ में कहीं ना कहीं राजनीतिक जोड़ घटा गुणा भाग भी कर लेते हैं। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों को लेकर विशेष चर्चा करेंगे। 4 जून को जो मतगणना होगी उससे पहले कहीं ना कहीं सभी सीटों को लेकर जो बातचीत होगी वो आप सबके सामने। हमारे साथ रणवीर सिंह जी जुड़ रहे हैं खास बातचीत में। सर, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जी सर, क्या कहेंगे? मतदान हो चुका है और अब मतगणना का इंतजार सभी को है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर करीब करीब 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की निगाहें टिकी हुई कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको क्या लगता है क्या होने वाला इस बार हरियाणा में? इस बार अभी जो अपने पूरे देश में लोकसभा का इलेक्शन समापन की तरफ है, इसमें मुख्य दो बातें चल रही हैं। जी एक तो चल रही है मोदी जी की गारंटी, जी और विपक्ष की तरफ से चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, जी संविधान को बदलने के खतरे बताते हैं ये मोदी जी की तरफ से कि 400 सीट को जो आकलन इन्होंने किया था, हमें 400 सीट चाहिए। जी तो विपक्ष इस बात को रखने में कामयाब हो गया जनता के सामने कि भी ये 400 सीट क्यों चाहिए। उन्होंने ये कहा कि 400 इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना चाहते हैं। जी तो बहुत बड़ा वर्ग देश में ऐसा है जो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जी तो एक तो ये ग्राफ चल रहा है विपक्ष का। मोदी जी की गारंटी की जो बात है, बहुत अच्छी अच्छी गारंटी है उनकी भी, लेकिन जी 2014 से वो जितनी भी गारंटी दे पाए हैं और उनको पूरा करने में सक्षम नहीं हुए। बहुत बड़ी बड़ी गारंटी 2014 में भी थी, 2019 में भी थी, लेकिन वो जैसे किसान की दोगुना आमदनी करना, और आपका बच्चों की बेरोजगारी खत्म करना 2 करोड़ जी सालाना देकर, महंगाई पर कंट्रोल करना, मेट्रो ट्रेन लेके आना पूरे देश में, फास्ट ट्रैक ट्रेन लेके आना, और यूं कह लीजिए कि मेट्रो सिटी तैयार करने, 1000 गांवों को, पता नहीं कितने गांवों को गोद लेना, उनके जो अनुद्धार करना। ऐसा धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ। तो मोदी जी की गारंटी तो पहले से है धूमिल, और इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मुद्दा है ये आज के दिन हावी है। इसके साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी, जी हर बच्चे के सामने बेरोजगारी है, हर घर के सामने महंगाई है। तो केवल राशन से और भाषण से अब काम नहीं चलता लोगों का, क्योंकि राशन तो एक दिन कोई भूखा है उसको आप दे दें, उसको 1 महीना दे दें, 1 साल दे दें, लेकिन सारी उम्र आप राशन पर निर्धारित करेंगे तो फिर एक दिन उसका आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा कि वो जी दूसरी चीजें भी चाहिए। केवल राशन से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सर। तो आपने मुख्य तो ये दो बात। जी आपने पूरा इलेक्शन देखा इस बार का। कहीं ना कहीं 2014 की तर्ज पर, 2019 की तर्ज पर इस बार भी नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया गया। नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया। तो आपको क्या लगता है मोदी की गारंटी का कितना असर हरियाणा की 10 सीटों पर पड़ने वाला है? देखिए, इसमें असल में बात यह है कि आज देश के सामने जी एक इकलौते नेता की यदि बात करें तो सबसे जो सर्वप्रिय नेता आज के दिन है वो मोदी जी हैं। जी इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी कि पूरे देश में इकलौते नेता हैं जो कि सर्वप्रिय हैं। लेकिन उनके 2014 के जो वायदे थे, जो उनकी गारंटीज थी, वहां से आप बात लेकर चलें। 10 साल का केंद्र सरकार का एंटी इनकमेंसी फैक्टर था, प्लस में उनके भ्रष्टाचार थे। मोदी जी ने उन सब मुद्दों को हाथों हाथ लिया और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ, और कांग्रेस को धराशायी करने में कामयाब हुए। और एक राष्ट्रीय नेता के रूप में, जो पहले केवल गुजरात के नेता मानते थे, वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे और देश के सामने 5 साल राज किया। कुछ बातें पूरी हुई लेकिन ज्यादातर इनके वहां पर वायदे पूरे नहीं हुए। लेकिन 19 में क्या हुआ कि सारा जो एंटी इनकमेंसी फैक्टर था
बालाकोट हमला जो किया, एयर स्ट्राइक किया, उसके नीचे दब के एक राष्ट्रवाद डेवलप हो गया पूरे देश में। और उस राष्ट्रवाद के कारण सारे मुद्दे गौण होकर वो केवल एक बहुत बड़े ताकतवर देश के रूप में हमने अपने आप को मान लिया पाकिस्तान के सामने, और उसका मुख्य सूत्रधार मान लिया हमारे आदरणीय मोदी जी को। और इन्होंने 2014 से भी ज्यादा सीटें लेकर दोबारा से राज स्थापित किया, और आज अब तीसरी बार के लिए 2024 में लोगों से फिर दोबारा से हाथ जोड़कर या अपने दोबारा से वही वायदे कह के अब हम पूरा करेंगे, तो उनके ऊपर ये खड़ा है। लेकिन आज ये हालात हैं कि एंटी इनकम्बेंसी अब हो चुकी है 10 साल की। पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कोई नहीं था 2019 में, अब वो सिर चढ़कर बोलता है, क्योंकि वही बातें हैं कि हर बच्चा अब चाहता है रोजगार, और हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं वो 80-90% तक बेरोजगार हैं आज के दिन, जो पिछले 5 साल में ना तो कॉलेजेस में कोई पोस्ट निकाली, ना कोई ज्यादा संख्या इनके डी ग्रुप में। यदि आप हाईली क्वालिफाइड बच्चे को लगाओगे तो निराशा ही हाथ लगेगी उसको तो जीवन में। तो ये जो फैक्टर हैं, इन फैक्टर्स के साथ अब देश का ये इलेक्शन, हरियाणा का भी कह लें हम, मेनली तो हम हरियाणा के वासी हैं, हरियाणा पर फोकस यदि करें तो वही बातें हरियाणा के सामने हैं। बेरोजगारी की, महंगाई की, किसानों की गुर्बत, गरीबों की, मजदूरों की गुर्बत के हालात, इन सब बातों से निजात नहीं मिल पा रही, तो लोग अब दुखी हैं। और पहले की अपेक्षा लोकप्रियता कहें या असर कहें मोदी जी का, 2024 में 19 के मुकाबले कम है, ये मैं मानता हूँ। जी चलो ठीक है। और प्रोफेसर साहब, बड़ी बात ये है, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? हाँ जी, आ रही जी। तो अब बड़ा सवाल यही बनता है, 2019 में आपने देखा बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, यानी कि 10 की 10 सीटें अपने खाते में डाल ली। तो इस बार भी दावा वही है, कहीं ना कहीं मजबूती भी उसी प्रकार बीजेपी ने चुनाव में दिखाई कि हम फिर क्लीन स्वीप करेंगे, फिर जो 10 की 10 सीटें जीतेंगे। लेकिन इस बार आपको क्या लगता है, पिछले चुनाव से जो कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो उसके मुकाबले इस बार बीजेपी के हालात कितने सुधरे हैं, या फिर कितने जो उन हालातों में गिरावट आई इस बार? जी, पिछले 19 के मुकाबले आज के हालात की बात हम करें कि इलेक्शन तो है ये पूरे नेशन वाइज, लोकसभा का इलेक्शन है, राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ना चाहिए और राष्ट्रीय मुद्दे होते भी हैं लोकसभा में, बिल्कुल। लेकिन ये इलेक्शन धीरे धीरे लोकलाइज इलेक्शन हो चुका है। हर स्टेट में अपने इश्यूज हैं, कुछ मुद्दे तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे महंगाई और बेरोजगारी तो सारे देश में है। लेकिन हमारे हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर तो हमारा किसान आंदोलन का मामला है, महिला पहलवानों का मामला है, बेरोजगार बच्चों का मामला है, आपके जो है ना आंगनवाड़ी वर्कर्स का मामला है, सरपंचों का मामला है, पता नहीं कितने ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बहुत सारे वर्ग इस सरकार से नाखुश हैं, जिसमें दोनों बातें आ गई। राष्ट्रीय जो अपने केंद्र की सरकार है उसके प्रति भी एंटी इनकमेंसी फैक्टर तैयार है, और साथ में हरियाणा में भी 10 साल हो चुके हैं, तो ये डबल इंजन की जो सरकार थी, तो अब एंटी इनकमेंसी फैक्टर भी डबल इफेक्ट से सामने आ रहा है। और इसमें कुछ लोग कहते हैं कि भी नॉन परफॉर्मिंग एमपीज की हमने टिकट चेंज कर दी, उनकी सीट बदल दी, कैंडिडेट चेंज कर दिए। अब नॉन परफॉर्मिंग 5 को मान लिया, तो 5 जो बच गए, मेरे को तो वो उनसे भी कम जो है ना परफॉर्मर लगते हैं। जैसे आपका धर्मवीर है, आपका रोहतक से अरविंद शर्मा जी है, या आपका कृष्णपाल गुर्जर जी फरीदाबाद से है। इनकी परफॉर्मेंस के नाम से एक भी ऐसा शब्द नहीं बोल पा रहे जनसभा में बोले गए इनसे कि हमने ये काम किया। ये ना लोगों के बीच में आए, ना लोगों की समस्याएं सुनने गए, ना इन्होंने कोई बड़ा ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेके आए तो वोट मांगने के लिए जिसको लोगों के सामने रख सके। तो ये डबल इफेक्ट है इनका, क्योंकि 5 तो खुद मानते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग थे, हमने उनको चेंज कर दिया। 5 जो इनके प्रेजेंट एमपी अब खड़े हैं, वो भी अब काम गिनवाने के लिए तो उनके पास भी कुछ नहीं। तो असल में बात ये है कि जैसे खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, जी मुख्यमंत्री वो बहुत अच्छे थे, तो क्यों चेंज करने की जरूरत पड़ी? चेंज किया, इसका मतलब केंद्र सरकार ने लगे है कुछ कमी है, उनको अब लोकसभा में उतार दिया। तो वो भी बेचारे अब बहुत जबरदस्त फाइट के सामने हैं, उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। ये पता नहीं भी कौन सा सीट निकालेगा कांग्रेस या खट्टर साहब वहां पर निकाल लेंगे नहीं निकालेंगे, लेकिन है मुकाबला वहां पर। और बाकी सारे हरियाणा की बात करें,
इस बार जब हरियाणा की 10 सीटों की बात की जाती है तो आपका गणित क्या कहता है? हालांकि दोनों ही पार्टियां दम भर रही कि सभी सीटें हमारे खाते में जाने वाली है, हमारे हिस्से आने वाली, लेकिन उन दम जो कांग्रेस दम भरती है या फिर भाजपा दम भरती है, उनमें दम वास्तविकता में दम कितना है? आपको क्या लगता है, आपका गणित क्या कहता है इस बार? मेरे विचार से हरियाणा में बहुत कड़ा मुकाबला है कुछ सीटों पर, और कुछ सीट ऐसी हैं जो मुकाबले से बाहर निकल चुकी हैं। जैसे जी सबसे पहले मैं बात करूं रोहतक और सिरसा की, जी बिल्कुल। तो ये मुकाबले से बाहर हैं। इसमें तो डेफिनेटली कांग्रेस अपर हैंड पर है, तो लगता भी है कि अच्छे मार्जिन से यहाँ जीत हो जाएगी। शुरुआत से इसके ही। बाद यदि बात, हाँ, ये दो आपकी सीट हो गई कि शुरुआत से ही आगे निकलते हुए दिख रहे जी हैं दोनों कांग्रेस के कैंडिडेट, इधर बिल्कुल। दीपेंद्र और उधर अपने शैलजा जी। जी बिल्कुल। अगली जो दो सीट बात करें तो वो है अपने सोनीपत की और अपने भिवानी की। जी सोनीपत भिवानी में भी मुकाबला कड़ा है, लेकिन दोनों ही जगह सोनीपत में थोड़ा ज्यादा अपर हैंड है, और भिवानी में इंद्रगढ़ सीट पर है मुकाबला, लेकिन उसमें भी अपर हैंड रावदान सिंह का है। चार सीट तो ये इस तरह से है। जी अब बाकी आगे दो की बात करें तो वो है हिसार एक सीट, और दूसरी है आपकी फरीदाबाद। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर जी पार्टी के साथ साथ खुद का एंटी इनकमेंसी फैक्टर जबरदस्त फेस करना पड़ रहा है, उनको गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। तो वो मानते हैं कि पिछली बार 6 लाख से जीत के तो अब की बार घटाते घटाते 1 लाख से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे लोकसभा में 56% सीट वोट थी अपने बीजेपी की, जी 4 महीने के बाद विधानसभा में 36% हो गई थी, तो 20% इन द ड्यूरेशन ऑफ 4 मंथ आपकी डाउन हो गई थी। तो अब तो 5 साल हो गए, क्या पता क्या हालात मिलेंगे। तो पुराना कोई मानने के भी 6 लाख 3 लाख 2 लाख, तो अब वो ऐसा मामला नहीं है। तो ये 6 सीट आपकी हिसार में भी जो हमें जबरदस्त फाइट है, वो ज्यादा चांस मेरे हिसाब से तो जेपी के हैं। बाकी हालात देखो कैसे है। तो ये 6 सीट स्ट्रांग मानी जाती हैं आज के दिन कांग्रेस की। और रही अब बाकी 4 सीट, उसमें 2 सीट आपकी बीजेपी की स्ट्रांग है। एक तो अपर हैंड है आपके गुड़गांव में राव इंद्रजीत का, और दूसरा अपर हैंड आपके मनोहर लाल खट्टर जी का। मनोहर लाल। तो ये 2 सीट आपके इसमें है। और बाकी दो जो अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में डिपेंड है अपने अभय चौटाला जी की वोटों जी पर। यदि वो 1 लाख के आसपास तो ले गए तो आप पार्टी की हार हो जाएगी, यानी कि वो डाउन चले जाएंगे। यदि वो 1 लाख से नीचे रह जाते 50,000 के आसपास, तो फिर आप पार्टी का अपर हैंड हो जाएगा। जी वहां मुकाबला इस तरह से है। और एक अम्बाड़ा की सीट है, वहां भी एमपी के परिवार का, जैसे उन्हीं की वाइफ को दिया जो पहले डेथ हो गई थी जिनकी, अब वो सुरक्षित हार गए तो उनकी वाइफ को दे दिया। सिंपैथी वे वहां कोई नहीं है, वहां भी स्ट्रगल में फंसी हुई है वो मैडम। अब देखना ये है कि उस स्ट्रगल में वो अपना क्या काम गिना पाते हैं, कौन उनके नैया पार उतारता है, उतारी है किसी ने क्या नहीं उतारी। जी ऐसा लगता है कि वो सीट भी फाइट में ही है और किसी तरफ भी जा सकती बिल्कुल। अब बड़ी बात ये आती है, चाहे कांग्रेस की बात है या फिर बीजेपी की, दोनों ही पार्टियों के अंदर जबरदस्त एक बात चल रही है। एक बात पिछले कुछ दिन से लगातार प्रचार में है कि जो भीतर घात हुआ, कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के लोगों ने अपने ही प्रत्याशियों के साथ जो धोखा किया, चाहे वो बीजेपी की बात हो, सोनीपत से मोहन लाल बड़ोली ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने धोखा दिया है, जिन लोगों ने भीतरघात किया, उन पर कार्रवाई होगी 100%, उनको चिन्हित कर लिया। हिसार में जयप्रकाश का एक बयान आता है, उचाना का जब सवाल होता है तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर, सीधे तौर पर वीरेंद्र सिंह के परिवार को कहीं ना कहीं वोट कटवा की श्रेणी में रख दिया। तो ऐसे में तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि इस बार जो भीतरघात हुआ, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, उससे दोनों पार्टियों को नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसा देखने में तो आ रहा है कि भाई भीतरघात दोनों ही पार्टियों में हुआ अपने अपने नेताओं से। जी तो कुल मिला के वो फैक्टर न्यूट्रलाइज हो जाता है कि उसने उसकी वोट काट दी, उसने उसकी काट दी, तो दोनों के पार्टियों के कैंडिडेट्स के वोट काटने वाले वहां हाजिर हैं, और वो बात दोनों के लिए बराबर हो जाती है। दूसरी बात एक और भी है, जैसे वोट परसेंटेज कम होना जी गर्मी के बिल्कुल। मौसम के कारण, इसमें भी किसी की तरफ कोई फैक्टर नहीं है। कम हुई है तो वोट कम हुई है, जैसे बढ़ जाए मान लो वोट पहले से 2-2 लाख 1-1 लाख बढ़ी भी है, तो बढ़ी हुई वोटों का कौन किस तरफ मान सकता है। तो वही बात घटने की है। मान लो वोट नहीं डाली गई तो घट गई, और नए वोटर बढ़ गए तो संख्या 1 लाख बढ़ भी जाती है। तो वो तो एक
कॉमन सा फैक्टर है, वही फैक्टर काम करेगा जो देश के हालात और हरियाणा के हालात है। हालात में ये लगता है कि 10 साल का एंटी इनकमेंसी फैक्टर बीजेपी को अब भारी पड़ रहा है। 5 साल में कोई फैक्टर नहीं था, 10 साल में वो डबल न होकर कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके, कंप्लीट स्टडी करके, हायर एजुकेशन आपकी पूरी करके और नौकरी की वेट में बैठे हैं 5 साल से 10 साल से, उनकी ना शादी हो रही ना उनकी नौकरियां लग रही, तो वो एंटी इनकम फैक्टर के सामने ऐसा मुद्दा है जो महंगाई बेरोजगारी का, जिसमें ना जात देखी जाती ना उसमें धर्म का काम चलता। तो जाति और धर्म पर आधारित कोई नेता ये मानने के मैं जीत जाऊंगा, तो इस इलेक्शन में जातिवादी का मामला बिल्कुल नहीं चल रहा है और ना ही धर्म का, क्योंकि लोग ऊब चुके हैं इन बातों से। हिंदू मुस्लिम कोई फैक्टर नहीं आज के दिन, और ना ही हरियाणा में जाति पाति का कोई फैक्टर है। तो केवल कैंडिडेट को अपनी फाइट करके सीट निकालनी पड़ेगी। उसके प्लस में कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं नेताओं के। मोदी जी अकेले ऐसे नेता थे जो निकाल सकते थे सारी सीट पिछली बार की तरह, लेकिन ये 10 साल का जो फैक्टर है ये ऐसा फैक्टर है। एक तो मोदी जी को अब बिल्कुल पैमाने पर तोल रहे हैं लोग कि पिछली बार क्या बोल के वोट ली थी, अब की बार वो क्या बोल रहे हैं, क्या ये सच्चे हैं या ये निराधार बातें करते हैं। तो ज्यादातर मैं मानता हूं कि मोदी जी की बातें, कोई भी बीजेपी का आदमी बैठा लो मेरे सामने को बताए कौन से वादे पूरे किए मोदी जी ने 14 से लेकर अब तक। किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, यार आप सारी उम्र दुगनी करोगे, टाइम बताओ ना कब दुगनी करोगे। घर देंगे पक्का, कब दोगे। लोकसभा में इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो तो कहते हैं हमने 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए, अगले दिन मोदी जी कह रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म पर हमने 4 करोड़ दिए। तो ये देश की जनता सब देख रही है। इससे विश्वसनीयता कम हुई है बीजेपी की सरकार की कि इनके अपनी अपनी स्टेटमेंट्स हैं वो ही ना मैच करती। एक दिन में 1 करोड़ का गैप कैसे रात रात में बढ़ा दिए क्या 1 करोड़ मकान। तो इन बातों से ऐसा लगता है कि भाई विश्वसनीयता की कमी हुई है मोदी जी के विचारों में, उनकी बातों में, उनकी गारंटीज में। तो ये फैक्टर काम करता है कि 10 साल के बाद आपको ज्यादा तोला जाएगा, ज्यादा परखा जाएगा 5 साल के अपेक्षा। अब लोकसभा की बात होती है तो कहीं ना कहीं लोकसभा को सीधे जोड़ दिया गया हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से। कहीं ना कहीं हर नेता की नजर, हर पार्टी की नजर सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात होती है तो उनका सीधा कहना है कि इस बार हमारी लड़ाई अपने बेहतरीन प्रदर्शन करने की थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें करीबी उतरती हुई नजर आ रही है। अच्छी जो है कमबैक कहीं ना कहीं 10 साल के अंदर कांग्रेस ने इस बार चुनाव में किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जनता के बीच ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा जो है टक्कर देगी, अच्छी फाइट करेगी जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में किया। तो ऐसे में अब जो नजर पार्टियों की विधानसभा चुनाव पर टिकी, आपको क्या लगता है, क्या भविष्य देख रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हरियाणा में, खासकर अपने स्टेट में, क्योंकि 10 साल ही सेंट्रल गवर्नमेंट को हो गए और 10 साल ही स्टेट गवर्नमेंट को हो गए। तो अब लोग बदलाव की बाट देख रहे हैं। लोग जो है ना बदलाव करना भी चाहते हैं और वो बहुत नजदीक है विधानसभा का इलेक्शन भी। इसलिए कांग्रेस को इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स के लिए भी फायदा हुआ है इस बात का कि आगे भी हम सरकार बदलेंगे तो ये कांग्रेस सरकार संभावित मानते हैं लोग। जो भी संभावित सरकार कांग्रेस की मानते हैं वो अभी से बढ़ चढ़ के कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कांग्रेस जो पिछली बार 0 सीट थी वो अब की बार 6 या 7 सीट लेने में कामयाब होती दिखाई दे रही है मेरे विचार से अब भी। जी सर, एक आपने जो मतदान की बात की कि इस बार परसेंटेज कम रहा पिछले मुकाबले में, तो कहीं ना कहीं ऐसे में आपको नहीं लगता बीजेपी अक्सर दम भरती है कि जितने भी शहर है, सिटीज हैं, उनके अंदर उनका अच्छा वर्चस्व, अच्छा दबदबा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार भाजपा का विरोध था जबरदस्त तरीके से, चाहे वो कोई भी वर्ग कर रहा हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, कमेरा वर्ग हो। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ग्रामीण क्षेत्रों का परसेंटेज अप होना और शहरी क्षेत्रों का डाउन जाना, इसमें नुकसान बीजेपी को है? ये बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग फैक्टर है कि आपके शहरों में 5 से 7% वोट कम पड़ी हैं और गांव में ज्यादा पड़ी हैं। तो ये इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को होगा। कितना होगा ये तो काउंटिंग को पता लगेगा, लेकिन इस फैक्टर से फायदा तो कांग्रेस को हुआ है। और ये बात करें कि भाई कम वोट पड़ने से, कुछ पिछले साल के मुकाबले वोट कम पड़ी थोड़ी, लेकिन इतनी आपके 1 लाख 1.5 लाख हर हल्के में, लोकसभा के उसमें हल्के में बढ़ी भी है वोट। तो कुल वोट तो बढ़ी है लेकिन परसेंटेज कम हुई है। अब परसेंटेज कम होने के पीछे कारण तो स्पष्ट है। तो गर्मी बहुत ज्यादा थी उस 25 तारीख को,
और दूसरा फैक्टर ये देखें कि भी जो गरीब आदमी है, जो 10-15 हजार की नौकरी करने बाहर शहरों में दूसरे स्टेट्स में गए हुए हैं, जी वो अपने एक दिन की दिहाड़ी खो के इस वोट डालने के लिए नहीं आए, तो वो बहुत संख्या हो जाती है उनकी भी। और जो लोग गांव में वोट है, शहर में घर बनाए हुए हैं, वो भी 500 रुपए का या 1000 रुपए का पेट्रोल खर्च करके लोकसभा में इतना इंटरेस्ट ना ले दिखाया। उन्होंने ये मान लिया कि जो हम जिसका फेवर कर रहे हैं वो जीत तो जाएगा ही, इसलिए वो लोग भी कम पहुंचते हैं। मैंने ये असलियत में देखा। जो गांव में रह रहे हैं ना लोग, वो शायद ही कोई वोट ना डालता हो। गांव में रहने वाले सारे वोट डालते हैं। हाँ, गांव से जो बाहर काम करने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं जी या कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, वो लोग अब कम आते हैं लोकसभा में। अपने जैसे विधानसभा में थोड़े से ज्यादा आ जाएंगे, सरपंच का इलेक्शन हो तो और ज्यादा आ जाते हैं। तो इसमें लगभग वैसे परसेंटेज इतनी ही रहती है। पिछली बार राष्ट्रवाद का इलेक्शन था तो 5% वोट ज्यादा थी। अदरवाइज लोकसभा के इलेक्शन में यही 65% के इर्द गिर्द ही रहती है वो जी परसेंटेज। सर, और अब इसमें एक किसी बड़ा का सवाल। फायदा नुकसान मुझे नहीं लगता। हाँ जी, एक बड़ा सवाल है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के अंदर आपने देखा इस बार कई बड़े नेताओं का पत्ता कट गया। चाहे वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पे किरण चौधरी की बात हो, उनकी बेटी श्रुति चौधरी का टिकट कट गया। चाहे वीरेंद्र डुमरखा की बात हो, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह का टिकट कट गया। हालांकि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, उम्मीद भी थी, अंतिम समय तक कहीं ना कहीं फाइट में बने हुए थे टिकट के लिए, लेकिन फिर भी टिकट नहीं मिलता है। वहां पर हुड्डा साहब के करीबी जयप्रकाश को टिकट मिला, कैप्टन अजय यादव का टिकट कट गया। ऐसे ही तमाम और भी नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व रखते हैं, दबदबा, और उन नेताओं को पीछे धका दिया गया, कहीं ना कहीं नए चेहरे उतारे गए। तो ऐसे में आपको इस क्या बार लगता है, उन नेताओं का क्या भविष्य इस रहने बार वाला है? इस बार जो हरियाणा की जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, इसमें आमतौर पर ऐसा कम देखने में मिलता है कि जो एक तो है वोट खींचने वाला नेता जी या विपक्ष का नेता कहें, वो तो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। दूसरा, जो हरियाणा इकाई का कांग्रेस का जो अध्यक्ष है, वो अपने उदयभान जी हैं। जी तो इन बिल्कुल। दोनों की आजकल एक राय है, दोनों एक मत के हैं और एक जैसी विचारधारा के हैं। तो ये मिलजुल कर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पहले हरियाणा में कई बार ऐसा होता रहा है कि भी नेता अलग राय का है, आपका पार्टी अध्यक्ष अलग का है, तो टिकट बंटवारे में गड़बड़ ज्यादा होती थी। अब की बार कोई मान सकता है जिसकी टिकट कटी है कि गड़बड़ हुई है, लेकिन टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो हर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखा गया है कि विनिंग कैंडिडेट कौन सा है। जैसे जी हम भिवानी की बात करें, श्रुति के मुकाबले मैं मानता हूं कि राव दान सिंह विनिंग पोजीशन में ज्यादा हैं। श्रुति होती तो शायद वो चाहे जीत भी जाती, लेकिन राव दान सिंह के मुकाबले उसकी वोट कम आती, क्योंकि वहां दो क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र अलग तरह का भिवानी, और जो महेंद्रगढ़ का पार्ट है वो अलग है। तो इसमें दोनों तरफ से फायदा हो जाएगा। इधर से भूपेंद्र सिंह के नाम से वोट आ जाएंगे भिवानी से, और उधर से रावदान सिंह खुद के अपने 3-4 हल्के हैं। तो इस बात का फैक्टर वहां तो ये हुआ है। और रही बात आपके हिसार की, तो बीजेपी से 2 दिन पहले आके टिकट मिलना, वैसे तो ये कांग्रेस के जो 10 साल से काम कर रहे हैं, जो या बहुत पहले से काम कर रहे हैं, उनके मुकाबले आप 2 दिन में आके पार्टी की टिकट ले लेंगे तो उनमें निराशा ज्यादा होती है। हालांकि निराश तो वो भी हुए हैं, बहुत बड़े घराने से हैं, बहुत अच्छे जी नेता हैं, लेकिन एकदम से पार्टी की टिकट मिलना इतना आसान होता नहीं। ये कांग्रेस पार्टी है जिसमें हाईकमान भी है ऊपर, यहाँ के नेता भी बोलते हैं। तो वो टिकट की आस तो थी, लेकिन उनको जयप्रकाश के सामने उनकी दाल नहीं गली और वो जयप्रकाश जी को टिकट दिलाने में कामयाब हो गए, अपने उदयभान जी भी और भूपेंद्र हुड्डा। बिल्कुल। कैप्टन अजय यादव अंतिम समय तक किंतु परंतु में रहे हैं, लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। कैप्टन अजय यादव जी बीच बीच में खुद कांग्रेस के भी खिलाफ बोलते रहे हैं। बिल्कुल। तो जब टिकट मिलती है तो उनके एक एक क्लिप वहां पर पेश की जाती है। देखो जी, ये कितने जो है ना पार्टी के प्रति अपना जो है ना समर्पित हैं, या कुछ बीच बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये बातें उसके सामने आई होंगी। और वहाँ राज बब्बर जी कांग्रेस के तो बड़े नेता हैं, लेकिन हरियाणा में क्योंकि उसको भारी मान लिया, और अपने हरियाणा की कल्चर ऐसी है कि वो फाइट तो दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा कल्चर में ऐसा मामला है कि बाहर के कैंडिडेट को शायद ही कभी जिताया हो। हरियाणा तो अपने लोकल कैंडिडेट को और लोकल मुद्दे ज्यादा हावी हो जाते हैं, बिल्कुल। कास्ट फैक्टर भी आ जाता है। और हरियाणा में कई बार तो कास्ट फैक्टर बहुत हावी होता है, जैसे 19 में था। और कई बार देखा है, जैसे 82 में कास्ट फैक्टर था, 87 में कास्ट फैक्टर बिल्कुल खत्म हो गया, 19 में कास्ट फैक्टर था हरियाणा में, लेकिन अब 24 में कास्ट फैक्टर न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो ये बातें कांग्रेस के फायदे में जाती है। तो
तो अब आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में जिन बड़े नेताओं का जो है पत्ता कट गया, जिनको टिकट नहीं मिली, जिनको साइड किया गया कांग्रेस हाईकमान के द्वारा, उन्होंने कितनी मदद की है? क्योंकि हमें नहीं लगता, ज्यादातर नेताओं का रुख कुछ अलग ही था, चाहे वो बाहरी तौर पर अपने प्रत्याशियों के साथ जरूर हो, लेकिन अंदर खाते भी कुछ अलग ही खिचड़ी पकी है, वो भी देखने को मिला जनता के बीच। और कहीं ना कहीं इसमें एक और सवाल जोड़ना चाहूंगा मैं इसमें, कि इनका भविष्य क्या देख रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि सभी विधानसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छुक हैं। विधानसभा का इलेक्शन सिर पे खड़ा है, इन सब के सामने है। और जैसे किरण चौधरी की बात करें कि भाई बेटी श्रुति को टिकट वो नहीं दिला पाए, तो वो रावदान सिंह की मदद उन्होंने कितनी करी है, कितनी नहीं करी है। मान लिया उन्होंने कम करी हो, तो ये रावदान सिंह, तो यदि सीट निकाल ली जाए, दो फैक्टर हैं, या तो वो इतने कमजोर कर दे रावदान सिंह की पोजीशन के उसको हरा पाए। यदि वो हरा नहीं पाएगी और वो जीत जाते हैं, तो फिर इसमें किरण कमजोर हो जाएगी और उसको शायद, यदि तोसाम में कम वोट दिलाई गई होंगी, तो उसको टिकट के भी खतरे पड़ सकते हैं। क्योंकि अब कांग्रेस पहले जैसी 19 जैसी या 14 जैसी हाईकमान नहीं है। अब कांग्रेस हाईकमान भी पहले से मजबूत है, अपने हरियाणा में भी और आपके सेंटर में भी। तो एक तो ये फैक्टर तो किरण के सामने खड़ा हो जाएगा, यदि हरा दिया तो उसने वहां से, या टाइम बताएगा क्या आता है। दूसरी बात, इधर जैसे आपके ये हिसार से अपने नरेंद्र सिंह का परिवार है, बहुत बड़ा खानदान है, बहुत अच्छी वोटों पर पकड़ भी रखते हैं। लेकिन यदि वो इस डायरेक्शन पर चले होंगे, जुम्मा जुम्मा 4 दिन तो उनको पार्टी ज्वाइन करे हुए, हर 4 दिन में वो कुछ और खेल करना चाहेंगे, तो ऐसी उनकी मतलब पोजीशन यदि है, तो वो खुद के लिए नुकसानदायी रही होगी, रहेगी आगे के लिए। यदि लोगों को पता लग गया होगा तो इन बातों को चुपचाप रहे हैं, देन नो प्रॉब्लम, फिर तो आप जेपी की कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और यदि आपने एंटी काम किया है, तो फिर उनकी छवि खुद की ही खराब होगी। तो सेम स्टोरी आपके अजय यादव की है, उनके साथ भी यही है। यदि उन्होंने मदद करी है तो वो आगे अच्छे से कांग्रेस में रहेंगे, उनका वर्चस्व रहेगा। यदि नहीं किया है तो खुद का कम करवा लेंगे। अब ये तो भविष्य तो ऐसा लग रहा है तीनों जगह कि इन्होंने खुल्लम खुल्ला सरेआम पब्लिक के लिए नहीं कर पाए होंगे। वो थोड़ी थोड़ी 200 400 1000 500 वोटों का होता है ऐसा, जो पब्लिक मानती है ना फलाने को जिताना, फिर कोई किसी के नहीं मानता। जब मान लो एक परिवार है, कोई उसका बच्चा बेरोजगार है, या महंगाई के कारण अपनी 10-15 हजार नौकरी से काम नहीं चला पा रहे, उनके सामने कौन जेपी है, कौन आपका वीरेंद्र है, कौन किरण चौधरी है, कौन रावदान सिंह है, वो बब्बर है, या आपका इंद्रजीत है, या आपका अजय है, कोई नहीं देखता। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम देखनी होती है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, या बेकार के झांसे में हमें 10 साल रखा और राज कर गए, किया कुछ नहीं, तो वो फिर अगली दूसरी तरफ सोचता है आदमी। इसी को बोलते हैं एंटी इनकमेसी फैक्टर। बिल्कुल। तो सर अब अंत में एक बार फिर फटाफट जो हरियाणा की सभी 10 सीटों पर आप ये बता दीजिए चलते चलते कि कौन सी सीट पर कौन आगे है। मैं एक एक करके नाम बोलता हूँ, आप भी फटाफट जो है बता दीजिए। शुरुआत अम्बाला से करते हैं, बीजेपी से बंतो कटारिया और कांग्रेस से वर्ण मुलाना। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे? वहां मौलाना जी का एज है, वो उस पर थोड़े से हावी नजर, लेकिन फाइट में है ये सीट अब भी। हाँ फाइट है, क्लोज फाइट है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ा सा प्लस पॉइंट उसका ये लगता है कि भाई वो जो वही बातें कि केंद्र और राज्य सरकार कैंटीन कम से 10 साल के बहुत ज्यादा फैक्टर बन जाते हैं, और वो कारण मिलके मौलाना जी थोड़े से एज लिए हुए हैं वहां पर। बिल्कुल। करनाल की बात की जाए, मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से हैं। मनोहर लाल जी थोड़े से आगे नजर आते हैं। यानी कि दिव्यांशु बुद्धि राजा वो एक मजबूत पकड़ नहीं बना पाए, पहला चुनाव था उनका। यदि उनके कैरियर की बात करें और यदि वो मुकाबला कर पाते हैं और डिफरेंस को 50,000 के आसपास या उससे नीचे रखते हैं, तो ये बुद्धि राजा की एक तरह से जीत मानी जाएगी। क्योंकि वो तो 10 साल के सीएम है, वो एक आम वर्कर के रूप में, तो उस लिहाज से तो मैं उनको जीता हुआ मानता हूँ। पॉलिटिकली तो सीट बेस से काउंट मनोहर लाल खट्टर जी का नाम हो जाए, लेकिन बुद्धि राजा जी ने इलेक्शन बहुत अच्छा फाइट किया है। कुरुक्षेत्र की बात की जाए, नवीन जिंदल वर्सेज सुशील गुप्ता वर्सेज अभय चौटाला चुनाव बना हुआ। तो वो सीट डिपेंड करती है जी अभय चौटाला की वोट्स के ऊपर। यानी कि कितने मजबूत रहते हैं, कितने जो है ढीले पड़ते हैं, उस पर निर्भर। वो यदि लाख के आसपास वोट लेते हैं तो वहां बीजेपी स्ट्रांग हो जाएगी। वो 50,000 से नीचे रहते हैं, फिर आप पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी। तो वो भी उनकी एक तरह से यूं कह सकते हैं क्लोज फाइट। सोनीपत की बात की जाए, सतपाल ब्रह्मचारी वर्सेज मोहनलाल बड़ोली की बात की जाए, सोनीपत एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भूपेंद्र हुड्डा जी की बातें ज्यादा सुनी जाती हैं। उनका
उनका अपना वर्चस्व है, तो वो वहाँ उनकी सहायता से प्लस कांग्रेस की वोट प्लस भूपेंद्र का अपना एरिया, तो वो जिता ले जाएंगे। वैसे तो भूपेंद्र जी आज के दिन सारे हरियाणा के नेता हैं, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली यदि स्टडी करें तो रोहतक, झज्जर और सोनीपत में और एरिया की अपेक्षा ज्यादा मानते हैं लोग सभी जातियों के, तो वो उसमें रोहतक में शुरुआत से दीपेंद्र हुड्डा आगे बढ़त में है, अनडिस्प्यूटेड सिरसा में कुमारी शैलजा बढ़त में है, कांग्रेस इसका भी कोई कंपैरिजन नहीं। अब हिसार हिसार बड़ी चर्चित है। हिसार में हिसार में एक ही परिवार से 3 कैंडिडेट है। वो एक परिवार से सारे इसलिए आए हैं कि उनका पुराना फितूर है कि एक खास वर्ग है जो उनको वोट देगा, तो ये नहीं सोच रहे कि भी वो अभय की वाइफ को देंगे या दूसरी जो मैडम है अभय चौटाला जी की जो धर्मपत्नी उनको देंगे, किसको देंगे, या फिर रणजीत को देंगे। वो तो ऐसा होगा ही नहीं। जिस वर्ग को दुष्यंत चौटाला जी पिछली बार 5 साल पहले धोखा दे के गए हैं, वो अब ये भी इंतजार कर रहे हैं कि वो दोबारा वोट दे देंगे। ऐसा नहीं होता। हरियाणा की जनता इतनी जागरूक है, धोखे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। धोखे का बदला तो फिर उनको सरेआम देते हैं, धोखा भी नहीं देते, सरेआम बोल के देते हैं, फिर अब की बार टाटा बाय बाय। तो वहां पर तो वही बात है कि मेनली जेपी कांग्रेस और रणजीत सिंह बीजेपी, वही जैसे पिछले 2-3 इलेक्शन हो चुके हैं वहां पर वही सीन अब की बार रहेगा। पिछली बार देवेंद्र जीत गए थे अच्छी वोटों से, लेकिन अब की बार मैं मानता हूँ रणजीत सिंह जी एक वृद्ध पॉलिटिशियन हो चुके हैं, उम्र का आखिरी पड़ाव चल रहा है उनका, लेकिन उसके सामने यदि अभिमन्यु जी होते या कुलदीप बिश्नोई होते तो ज्यादा अच्छी फाइट दे पाते। मेरे को लगता है वो सीट जेपी निकाल ले जाए। भिवानी महेंद्रगढ़ में धर्मवीर सिंह वर्सेज राव दान सिंह है, क्या मान? इसमें दोनों क्षेत्र से वोट मिली है उसको, इधर से भूपेंद्र जी के नाम से, उधर अपने क्षेत्र में उसके अपनी खुद की जाति खुद का क्षेत्र है, तो वो इस दोनों पॉइंट्स को प्लस में धर्मवीर जी का खुद का एंटी इनकम्बेंसी काम गिनाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कोई सरेआम पूछ ले कि आपने जी 10 साल में क्या काम किया, 0/0, इसलिए वहां पर रावदान सिंह जी थे। और गुरुग्राम में 4 बार के 5 बार के सांसद बीजेपी आगे है उसमें, और वो इतना आगे नहीं है कि भी कोई जो मान ले कि सरेआम जीत रहे हैं। वो क्लोज फाइट है, लेकिन अपर हैंड या थोड़ा सा एज लिए हुए बीजेपी के इंद्रजीत जी हैं वहां पर। फरीदाबाद की और जो अंतिम सीट है वहां और बता दीजिए। फरीदाबाद वही स्टोरी जो भिवानी में है। ये 2 कैंडिडेट बीजेपी के जो नॉन परफॉर्मिंग एमपी पूरे इंडिया में भी यदि स्टडी करें तो सबसे ज्यादा पहले नंबर इनका आएगा कि धर्मवीर इज द नॉन परफॉर्मिंग एमपी फ्रॉम भिवानी महेंद्रगढ़, और वो कृष्णपाल गुर्जर जी फरीदाबाद से हैं, वो भी नॉन परफॉर्मिंग एमपी हैं। इनकी सीट बदलनी चाहिए थी, नहीं बदल पाए, तो ये उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोनों हार मेरे अनुसार तो दोनों क्लोज फाइट है, लेकिन हार रहे हैं, 10, 20, 50 हजार से हार जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपका कीमती समय लिया, आपने कीमती समय दिया हमें। थैंक यू जी। तो हमारे साथ खास बातचीत में प्रोफेसर रणवीर सिंह बने हुए थे। हरियाणा के राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा की, सभी 10 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में राय जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा।